ओके, वेलकम बैक बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लेज़र लाइट। पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारा फाउंडेशन जो है लेज़र लाइट की इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो जरूरी होता है वो डेवलप कर लिया है। जैसे हम लोगों ने टेम्पोरल कोहेरेंस की बात की, स्पेशियल कोहेरेंस की बात की, और जब हम वो टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस की बात कर रहे थे तो बार बार हम मोनोक्रोमेटिसिटी का नाम ले रहे थे। स्पेशियल कोहेरेंस में मैंने डायरेक्शनलिटी का नाम लिया था, और टेम्पोरल कोहेरेंस में मोनोक्रोमेटिसिटी का नाम लिया था। अगेन जब हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी कोहेरेंस टाइम की, तो मैंने फिर से आपको मोनोक्रोमेटिसिटी से जोड़ा था। कैसे स्पेक्ट्रल विड्थ अगर कम है, कम फ्रिक्वेंसीज अगर मौजूद है, इसका मतलब मोर मोनोक्रोमेटिक है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज मौजूद है मतलब लेस मोनोक्रोमेटिसिटी का पैरामीटर बहुत ही स्मॉल है। अब वही वो मोनोक्रोमेटिसिटी प्रॉपर्टी होती है लेजर लाइट की कि केवल एक पर्टिकुलर सिंगल फ्रिक्वेंसी की वेव को वो एमिट करता है। अब हम उन्हीं सबको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर में कि फाइंड मैनी एप्लीकेशन, मतलब लेजर इज फाइंडिंग मैनी एप्लीकेशंस इन द इंडस्ट्री, मेडिकल, रिसर्च बिकॉज ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर रेडिएशन। तो लेजर रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक होती है, डायरेक्शनल होती है, हाई पावर की होती है, इंटेंस होती है, बहुत छोटे स्पॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इन सारे गुणों की वजह से लेजर को हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, मेडिकल साइंस में यूज कर रहे हैं, ईएनटी वाले यूज करते हैं, रेटिना आंखों के ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेलरेटर्स में रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तमाम जगहों पर इसका इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्यों इतनी जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से, जो हमारे लेजर के अंदर यूनिक प्रॉपर्टी उसकी वजह से। सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, हाई मोनोक्रोमेटिसिटी। हाई मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब ये होता है किसी एक पर्टिकुलर खास फ्रीक्वेंसी की ही लाइट सबसे ज्यादा मात्रा में लेजर में निकलती है। मतलब लेजर के अंदर वो वायलेट से लेकर के रेड तक के सारी वेवलेंथ मौजूद नहीं होती। कोई एक पर्टिकुलर रेड तो सिर्फ रेड, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेड या स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ग्रीन ही मौजूद होती है। इसी चीज को कहा जाता है कि लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर की होती है। तो जितना लार्ज मोनोक्रोमेटिसिटी होगी, मतलब सिर्फ लार्ज मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी की मौजूदगी, यानी कि और फ्रिक्वेंसी ना के बराबर हो, नो अदर फ्रिक्वेंसी मस्ट बी। तो अगर आपके पास लार्ज मोनोक्रोमेटिसिटी है तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल विड्थ जो होगा वो नैरो होगा, यानी डेल्टा न्यू की वैल्यू जितना ज्यादा हो सके, आइडियली तो 0 होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं बहुत कम हो सकती है। तो जितना ज्यादा मोनोक्रोमेटिक होगा उतना ही नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ होगा, और जितना नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ होगा हम कहेंगे उसकी बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी उतनी कम है। तो जो स्पेक्ट्रल विड्थ होता है वो किसके साथ रिलेटेड होता है? मोनोक्रोमेटिसिटी के पैरामीटर के साथ। हमेशा याद रखना, लार्जर मोनोक्रोमेटिसिटी, नैरोवर स्पेक्ट्रल विड्थ। ज्यादा मोनोक्रोमेटिक मतलब कम एडिशनल फ्रिक्वेंसीज की मौजूदगी होगी। और एक रिलेशन हम जानते हैं कि डेल्टा न्यू यानी जो स्पेक्ट्रल विड्थ की मौजूदगी होती है और कोहेरेंस टाइम में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो अगर लाइट ज्यादा मोनोक्रोमेटिक है तो इसका मतलब डेल्टा न्यू स्मॉल होगा, यानी कोहेरेंस टाइम लार्ज होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक है तो इसका स्पेक्ट्रल विड्थ बहुत कम होगा और उसका कोहेरेंस टाइम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्पेक्ट्रल विड्थ और कोहेरेंस टाइम के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो यही मतलब है मोनोक्रोमेटिसिटी का। अब देखो, अब ये बात ये आती है कि लेजर लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक बनाएं कैसे, हम कैसे एश्योर करें? भाई हम टॉर्च लेते हैं, टॉर्च में तो नॉर्मली टॉर्च में हमने जैसे लाइट जलाया, लाइट बाहर निकली, तो लाइट वहां पर क्या होता है, देखो वहां पर टॉर्च में मतलब गैस है, लैंप ले लो आप, एक गैस लैंप ले लो, इसके अंदर गैस कोई सोडियम लैंप है, वहां पर सोडियम वेपर आयनाइज हो रही है, वहां पर लाइट निकल रही है। तो वहां पर क्या होता है, आपका जब लाइट निकलती है तो जो फेज इस तरह से वेव फ्रंट ऐसे निकलता है, वेव फ्रंट ऐसे होते हैं, इस तरह से वेव फ्रंट जो होते हैं वो डायरेक्शनल मूव करते हैं, क्योंकि जो जो सोर्स होता है उसके अंदर अलग अलग वेव, अलग अलग जो एटम्स हैं वो अपने तो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो उन्हीं सारे रेडिएशन को लेकर के इस तरह से वेव फ्रंट आपका ओरिजिनेट होता है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करता हुआ वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एटम्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। हर एटम अपने हिसाब से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है, रेडिएशन बाहर फेंक रहा है। लेकिन लेजर में क्या होता है बच्चों, लेजर के अंदर हम यहाँ पर एक रेजोनेटर कैविटी बना देते हैं ग्लासेस में। जो रेडिएशन होता है ना उसके बीच में नाचता रहता है, दोनों कैविटी के बीच में रेडिएशन नाचता रहता है, और इस तरह से एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक ऑप्टिकल कैविटी जो बनती है उसमें एक यूनिक तरह का स्पेक्ट्रल डेंसिटी भर जाती है, और उसकी वजह से उस रेडिएशन के अंदर एक कोरिलेशन की वजह से, एक इंटरडिपेंडेंसी की वजह से एक तरह का मोनोक्रोमेटिक बिहेवियर शो होता है। खैर वो आगे पढ़ेंगे जब हम थोड़ा और रेजोनेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया है कि हाउ मोनोक्रोमेटिसिटी इज अचीव्ड। तो आप क्या करते हो, आप जब लेजर बनाते हो तो उसके अंदर आइसोलेटेड कैविटीज को
फेब्रे पेरॉट कैविटी जो होती हैं उनको हम उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास आइसोलेटेड कैविटी है और उसमें आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से मिरर्स को लगा रखा है, तो आइसोलेटेड कैविटी और अगर हम बेहतर मिरर लगा देते हैं तो उसकी वजह से हम हाई क्यू फैक्टर निकालते हैं। अब क्यू क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी इंडेक्स होता है, जो पढ़ेंगे आगे अगेन। तो फिलहाल आप समझो हमने लेजर लिया, उसमें आइसोलेटेड कैविटी बनाई जिसमें कि मिरर्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से लगाया, उससे हमारा क्यू फैक्टर बढ़ गया उस कैविटी का। क्यू फैक्टर बढ़ने का फिजिकल मतलब क्या है, उसके अंदर लॉसेस जो होते हैं, रेडिएशन लॉस, वो कम हो गए। जब रेडिएशन लॉस कम हो जाते हैं तो हमारी लाइन विड्थ जो होती है, जो फ्रिक्वेंसी की विड्थ है वो कम हो जाती है, मतलब डेल्टा न्यू, वैरायटी ऑफ फ्रिक्वेंसीज वो कम हो जाती है। जब वैरायटी ऑफ फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है तो इसका मतलब जब डेल्टा न्यू कम हो जाता है तो कोहेरेंस टाइम लॉन्गर कोहेरेंस टाइम हो जाता है। और जैसे लॉन्गर कोहेरेंस टाइम होता है तो मैंने क्या बताया, लॉन्गर कोहेरेंस टाइम होने का मतलब है कि मोनोक्रोमेटिसिटी वहां पर आ जाती है। तो लेजर लाइट में मोनोक्रोमेटिसिटी कैसे हम अचीव कर पाते हैं, बाय डिजाइनिंग द ऑप्टिकल कैविटी, जिसके जो लेजर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं बार बार ऑप्टिकल कैविटी के बारे में इससे पहले मैंने बताया, मैं फिर से इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे यूनिट जब हम लोग ऑप्टिकल कैविटी पढ़ेंगे तो आपके मन में एक इंटरेस्ट रहेगा, अच्छा व्हाई वी नीड टू स्टडी द ऑप्टिकल कैविटी, बिकॉज ऑप्टिकल कैविटी, डिजाइन ऑफ ऑप्टिकल कैविटी इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द लेजर सिस्टम। तो कैसे मेंटेन हायर क्यू फैक्टर, लेसर द लॉस मतलब नैरो फ्रीक्वेंसी विड्थ होंगी, नैरो फ्रीक्वेंसी विड्थ होंगे मतलब हाई मोनोक्रोमेटिक होगा, यानी कोहेरेंस टाइम ज्यादा होगा, कोहेरेंस टाइम का मतलब है मोनोक्रोमेटिसिटी वहां पर आपकी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी अचीव द मोनोक्रोमेटिसिटी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब हम कहते हैं कि भाई लेजर लाइट बहुत ही फोकस्ड होती है, मतलब बिल्कुल शार्प, एक पर्टिकुलर बहुत ही पॉइंटेड लेजर लाइट होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट बिल्कुल फोकस होकर पहुंच जाती है। क्यों? होता क्या है कि नॉर्मल लाइट सोर्स जो होता है वो रेडिएशन एमिट करता है सभी दिशाओं में, और जो वेवफ्रंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि पोजीशन ऑफ द एटम। जैसे मैंने बताया कि आपके पास यहाँ अलग अलग तरह के एटम है, तो ये चारों तरफ एटम अपने हिसाब से रेडिएशन एमिट करते हैं, तो हमारा एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। तो वेवफ्रंट जो होता है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एटम से। तो डाइवर्जेंस जो होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ सोर्स में। भाई सोर्स बड़ा है, बहुत सारे आइटम उसके एज पर हैं, वो अपने हिसाब से वेवफ्रंट फेंक रहे हैं, तो जितना ज्यादा आपका साइज ऑफ सोर्स होगा उतना ज्यादा डाइवर्जेंस भी होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा वहां पे लाइट आइटम होंगे जो अपना रेडिएशन हर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप सोचा आप एक लैंप लीजिए, इस लैंप की लंबाई है, ये लैंप की लंबाई जिसकी लंबाई 2h है, इसके सामने आपने एक लेंस रख दिया है। अब जो रेडिएशन निकल रहा है वो इस तरह से चारों तरफ होते हुए लेंस के द्वारा फोकस किया जा रहा है। अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे, आप देखो एक लाइट रे निकली, इस तरह से डेविएट हो गई लेंस से। अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ एक एंगल थीटा बनाए तो थीटा क्या शो कर रहा है, कितना लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय कैसे डाइवर्ज कर रही है। तो थीटा जो होता है h अपॉन f पे डिपेंड करता है। h इज व्हाट, h इज द साइज ऑफ सोर्स। जैसे आप देखो ये पूरी डिस्टेंस में 2h ली है तो उसका हाफ आप ले सकते हो h। तो h क्या हुआ, h इज द दिस हाइट, दिस साइज ऑफ द सोर्स से जुड़ा हुआ है। f इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ये जो आपका लेंस है इसकी फोकल लेंथ। तो h अपॉन f पर ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो सोर्स जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आपका थीटा ज्यादा होगा, डाइवर्जेंस भी ज्यादा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें डाइवर्जेंस कम करना है तो आपको सोर्स छोटा बनाना पड़ेगा, आपको f जो है वो थोड़ा लार्ज लेना पड़ेगा। लेकिन जब ये सब करोगे ना तो आपके लाइट सोर्स की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर आपके पास जो नॉर्मल लाइट सोर्स है आप चाहते हो उसमें डाइवर्जेंस कम हो तो उसको छोटा बनाना पड़ेगा साइज में, फोकल लेंथ लार्ज लेना पड़ेगा। लेकिन जब आप साइज छोटा बनाओगे तो उसकी वजह से जो निकलने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको नॉर्मल लाइट सोर्स चाहते हो फोकस्ड बने तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। आप चाहते हो कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो तो उसको साइज में बड़ा करना पड़ेगा, साइज में बड़ा करोगे उसमें डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये नॉर्मल लाइट की बात हो गई। लेकिन अगेन लेजर में क्या होता है, लेजर कोई नॉर्मल तरह की लाइट सोर्स तो है नहीं, लेजर के अंदर रेजोनेटर कैविटी होती है। तो लेजर के अंदर जो वो रेजोनेटर कैविटी यूज करती है तो वो एक तरह के वेव पैटर्न मोड्स बनाती है। वो जो दो हिस्से होते हैं लेजर के कांच के, उनके बीच में जब लाइट इस तरह से दाएं बाएं टू एंड फ्रो मूव करती है तो एक तरह के मोड बनाती है। उसकी वजह से जब लाइट बाहर निकलती है तो साइज से इंडिपेंडेंट हो जाती है, वहां साइज का मतलब नहीं रह जाता है। तो अगर तो जैसे ये थीटा इज इक्वल टू h अपॉन f, h इज द साइज पैरामीटर ऑफ द लाइट सोर्स होता है, इस तरह का फॉर्मूला लेजर के लिए नहीं एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ दिस रेजोनेटर कैविटीज। तो वहां पर डिफ्रैक्शन की थ्योरी से हम देखते हैं कि जो थीटा होता है वो लैम्डा बाई डी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये लेजर है, लेजर से यहां से लाइट निकली, तो जो लाइट निकली है उसकी उस बीम की डायमीटर कितनी है, d है, तो ये आपने डी ले लिया। और जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है। तो अगर निकलने वाली लाइट और बीम के डायमीटर को हम डिवाइड कर दें तो हम उसका डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लेजर लाइट कितनी बड़ी है, कितना साइज है, उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है।
तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बराबर लेमडा लेमडा बाई डी। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो बाहर निकल रही है, डी इज द डायमीटर ऑफ द लेजर बीम। अच्छा, आपने कहा चलो मान लो अगर इसके आगे हम और लेंस लगा दे तो अगर आप इसके आगे और लेंस लगा दोगे तो आप इसको फर्दर फोकस करोगे, और फर्दर फोकस करने के बाद डी वैसे ही बहुत कम होता है और भी आपका टाइट फोकस हो जाएगा। तो उस चीज को यहां पर शो किया गया है। आप देखो, आपके पास ये एक लेजर मशीन है, लेजर मशीन से एक लेजर निकलती है, और जो लेजर निकल रही है उस लेजर को, सिलेंड्रिकल लेजर है, उसका डायमीटर डी है, और वो किसी लेंस पे पड़ती है, एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ एफ है। तो आप देखते हो ये लेजर लाइट जाती है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती है, इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस होती है। तो इस तरह से फोकल लेंथ में लेजर जो है और भी कम डायमीटर की हो जाती है, और भी टाइट फोकस हो जाती है। फिर उसके बाद से फिर उसमें नेचुरली है उस टाइट से बाद भी उसमें डाइवर्जेंस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो डी एक क्रिटिकल लिमिट को पार कर गई। यहाँ डी इतना था, अब यहाँ डी और कम हो गया, तो एक क्रिटिकल लिमिट से ज्यादा डी नहीं हो सकता है कम। सो यहाँ पे आप देखते हो बाय यूजिंग अनदर लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इन फ्रंट ऑफ द कॉलीमेटेड बीम। कॉलीमेटेड बीम का मतलब होता है लेजर की ये बीम जो बिल्कुल एक दिशा में ऑलरेडी थी। कॉलीमेट मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑलरेडी होना, वो डाइवर्ज करती है। तो वहां पर थीटा क्या होता है 0.6 एफ लेमडा बाई डी, ठीक है ना। थीटा क्या हो गया, थीटा हो जाता है आपका 0.6। अब ये डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, एरी डेज को वो सब पूरा उसमें सीरीज वगैरह लगती है। तो फिलहाल डाइवर्जेंस का अब फार्मूला क्या हो जाएगा 0.6 एफ आ गया। अभी देखो इससे पहले क्या था, थीटा था केवल लेमडा बाई डी, लेकिन जैसे ही एक लेंस और लगा दोगे तो 0.6 टाइम एफ उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। या अगर हम ऑप्टिकल लेजर, ऑप्टिकल फाइबर लेजर की बात करते हैं तो वहां पे हम डी जो होता है उसको एक न्यूमेरिकल अपर्चर के टर्म से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कई कई जगहों पर इस फार्मूले को न्यूमेरिकल अपर्चर रिप्लेस कर दिया है। तो फिलहाल ये हमारा फार्मूला है लेजर के फोकस के लिए। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, होलोग्राफी में। होलोग्राफी या और भी इमेजिंग मेथड्स है, उसमें हम इस लेजर के ब्राइट होने का, इस लेजर के फोकस्ड होने का इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल प्रोसेसिंग में, कटिंग में, वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है। रेटिना सर्जरी में जहाँ आंखों में एक बहुत ही स्पॉट, बहुत ही फोकस्ड लेजर की आवश्यकता होती है कि जहाँ हमको जरूरत है कि उतना हिस्सा इफेक्टेड हो लेजर से, बाकी हिस्सा ना इफेक्टेड हो, तो हमको बहुत ही पिन पॉइंटेड लेजर चाहिए होता है। तो फाइन स्पॉट रिक्वायरमेंट होती है जब हम इस तरह के सर्जरी वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी हम लेजर की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी आती है लेजर की ब्राइटनेस। लेजर बहुत ही ब्राइट होती है, बहुत ही चमकदार होती है। क्यों चमकदार होती है? क्योंकि बहुत ही पतले फॉर्म में चलती है, तो सारे की सारी एनर्जी जो होती है वो पर्टिकुलर एक छोटी सी जगह पर ही वो डिलीवर कर देती है, इस वजह से वो बहुत ही ब्राइट दिखती है। तो व्हाट इज द ब्राइटनेस? ब्राइटनेस इज द पावर एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल। एक गिवन सॉलिड एंगल में, एक गिवन एरिया में जितनी पावर डिलीवर हो उसको हम ब्राइटनेस कहते हैं। तो हमने क्या क्या एरिया फिक्स कर दिया और डायरेक्शन फिक्स कर दिया, यानी कि एक तरह से सॉलिड एंगल को फिक्स कर दिया है। तो ब्राइटनेस का जो डेफिनेशन होता है, तो ब्राइटनेस का डेफिनेशन होता है 4 टाइम पी पाई डी थीटा स्क्वायर। अभी इसका डेरिवेशन नहीं है, अभी आप इसको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 4p बाई पाई डी थीटा स्क्वायर, वेयर p इज द पावर ऑफ द लेजर बीम, ठीक है। थीटा इज द डाइवर्जेंस जो कि हम 0.6 एफ लेमडा बाई डी से डिफाइन कर सकते हैं, एंड डी इज द बीम क्रॉस सेक्शन डायमीटर, जो लेजर बीम है उसका डायमीटर। तो ड्यू टू लार्ज ब्राइटनेस मॉडर्न लेजर जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को 10⁻30 केल्विन तक हीट अप कर सकते हैं। दिस इज वेरी ह्यूज टेम्परेचर, और इसीलिए लेजर को हम लेजर फ्यूजन, प्लाज्मा फ्यूजन वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में जहां पर अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स बनाने के लिए लेजर फ्यूजन, प्लाज्मा, पैलेट इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन जैसी टेक्नोलॉजी में भी हम लेजर को यूज करते हैं, बिकॉज इट डिलीवर्स सो मच पावर एट अ वेरी स्मॉल पर्टिकुलर लोकेशन, एट अ वेरी स्मॉल एरिया। इतनी पावर जब उस पर्टिकुलर एरिया पर डिलीवर कर देता है लेजर, तो वो जो पर्टिकुलर रीजन होता है ना वो हाईली आयनाइज हो जाता है। इट कन्वर्टेड टू द प्लाज्मा स्टेट, द फोर्थ स्टेज, यू कैन से द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। ओके, उसके बाद फिर आखिर में आता है हाई पावर। जाहिर सी बात है हाई पावर होती है इसके अंदर, बिकॉज सारी लेजर बीम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फोकस होती है। स्पेशल कोहेरेंस वजह से उसमें एक डायरेक्शनलिटी होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है, तो सारी मतलब इंटरनल लॉसेस उसमें कम होते हैं। तो अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस लेजर है तो वो एक कंटिन्यूअस लेजर बीम निकालेगी। अगर हीलियम नियॉन की बात करें जिसमें कि 6320 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकल रही है, प्रिसाइज वेवलेंथ निकल रही है, तो उससे क्या होगा, वो मेगावाट आउटपुट बाहर फेंकता है। हाई पावर लेजर से मेगावाट रेंज का जो है आउटपुट वो बाहर एमिट करता है। इस तरह की जो पावर है इसे हम आईसी मैन्युफैक्चरिंग, फोटोलिथोग्राफी में जो आईसी मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन में इस्तेमाल करते हैं। नॉन लीनियर ऑप्टिक्स एप्लीकेशंस में भी इस हाई पावर लेजर का इस्तेमाल हो रहा होता है।
तो बच्चों दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर। तो हम लोगों ने 3 हिस्से अभी कवर कर लिए हैं, इस 3 लेक्चर सीरीज आपने देखी है यहाँ पर, जहाँ हमने टेम्पोरल स्पेशल कोहेरेंस के बात की, फिर हमने लेक्चर नंबर 2 में स्पेशल कोहेरेंस टाइम के बारे में बात किया, कोहेरेंस लेंथ की बात किया, कोहेरेंस टाइम की बात किया, और इस तीसरे लेक्चर में अपनी उन पुराने 2 लेक्चरों का जो हमारा बैकग्राउंड रहा है उसके बेस पर हमने बेहतर तरीके से समझ लिया कि ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं लेजर की क्यों होती हैं, उनका क्या मतलब होता है, क्या एप्लीकेशंस होते हैं। इतना अगर आप लिख पा रहे हो तो आपने एक बेहतर सा एक शुरुआती हिस्सा इस ऑप्टिकल इस लेजर टॉपिक का कवर कर लिया है। चलिए आगे के टॉपिक्स और भी डिस्कस करते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।